Assalamu alaikum students, this is part 3 of Punjab Sales Tax on Services Act 2012. Dear students, इससे पहले हम डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं बड़े डिटेल के साथ और आगे कुछ थोड़ी सी 2-4 डेफिनेशंस और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे तो पहला चैप्टर जो इस एक्ट का है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने इस एक्ट को बड़े गौर से देखना है और इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। दरअसल ये जो एक्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है और बड़ा ही ट्रिकी है। इसकी वर्डिंग भी ट्रिकी है और इसके कॉन्सेप्ट्स भी ट्रिकी हैं, तो उसको आपने बड़े ही गौर के साथ समझने की कोशिश करनी है कि ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट है जी टैक्सेबल सर्विस सब्जेक्ट टू सच एक्सक्लूजन एज मेंशन इन द सेकंड स्केड्यूल के अंदर कोई भी एक्सक्लूजन दी जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज अ टैक्सेबल सर्विस इज़ अ सर्विस लिस्टेड इन द सेकंड स्केड्यूल। तो सेकंड स्केड्यूल के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, लिस्ट हैं, वहाँ पे मतलब लिखी गई हैं, वो सारी सर्विसेज क्या हैं? टैक्सेबल सर्विसेज। तो टैक्सेबल सर्विसेज का पता चल गया कि ऐसी तमाम सर्विसेज जो कि सेकंड स्केड्यूल के अंदर लिखी हुई हैं, लिस्टेड हैं, उनको टैक्सेबल सर्विसेज कहा जाता है। हाँ, अगर कुछ सर्विसेज की एक्सेप्शन दी गई है वो भी सेकंड स्केड्यूल के अंदर एक्सेप्शन बता दी जाएगी। ठीक है जी। तो इस मैंने बताया था इस एक्ट के 2 स्केड्यूल्स हैं। एक पहला स्केड्यूल है जिसके अंदर जर्नल जो क्लासेस हैं सर्विसेज की और सर्विसेज जो हैं उनको बताया गया, और सेकंड स्केड्यूल के अंदर ये बताया गया है कि कौन सी सर्विस के ऊपर कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, और कौन कौन सी सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल सर्विसेज वो तमाम सर्विसेज हैं, टैक्सेबल का मतलब है जिन पे टैक्स लगेगा, वो तमाम सर्विसेज हैं जो सेकंड स्केड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं। तो ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि टैक्सेबल सर्विसेज कौन सी होती हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो सेकंड स्केड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं। उसके बाद विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन फ्रॉम हिज ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब। तो ये वही बात है कि ये सर्विसेज जो हैं ये ऑफिस या बिजनेस पंजाब के अंदर है और वहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो सर्विस प्रोवाइडेड, जो सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस है वो पंजाब के अंदर है, उसका बिजनेस पंजाब के अंदर है और वहाँ से वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उन सर्विसेज को टैक्सेबल सर्विसेज कहा जाएगा। ठीक है जी। इन द कोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है कि लेन देन का जो कारोबारी एक्टिविटी हुई है, पैसा आपने सर्विस दी और उसके नतीजे में पैसा लिया, तो ये आगे जाके हम इसकी डिटेल भी देखेंगे कि इस एक्ट के एतबार से इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं। ठीक है जी। इंक्लूडिंग द कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन, ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं ऑफ द एक्टिविटी। अब ये कमेंसमेंट और टर्मिनेशन क्या होती है? पहली बात तो हमें टैक्सेबल सर्विसेज का ये पता चल गया कि सेकंड स्केड्यूल के अंदर जो भी सर्विस लिस्टेड है वो टैक्सेबल है, और वो सर्विस जो कि पंजाब से प्रोवाइड की जा रही है, किसी भी बंदे का बिजनेस या ऑफिस पंजाब के अंदर है, पंजाब की टेरिटरी के अंदर है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हैं? टैक्सेबल सर्विसेज हैं। अगली बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये 2 टर्म्स हैं, एक कमेंसमेंट और एक टर्मिनेशन। कमेंसमेंट क्या होता है कि जब भी कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जब वो स्टार्ट करके पहली सर्विस भी देगा तो उस पहली सर्विस को भी टैक्सेबल सर्विस ही करार दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं कमेंसमेंट, किसी भी चीज़ का स्टार्ट होना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है को कोई भी बंदा अगर पंजाब के अंदर बैठ के सर्विसेज ऐसी देता है जो कि टैक्सेबल हैं, चाहे वो पहली सर्विस भी होगी, उसकी स्टार्ट ऑफ बिजनेस पे पहली सर्विस को भी काउंट किया जाएगा टैक्सेबल सर्विस। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी टर्म है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि कुछ अरसे बाद वो बंदा अपने बिजनेस को क्लोज करने जा रहा है, तो जब वो बिजनेस को क्लोज करने जा रहा है तो उसको अपनी लास्ट सर्विस जो है उसकी वो भी सर्विस क्या कहलाएगी? उसकी लास्ट सर्विस भी टैक्सेबल सर्विस होगी, उस पे भी वो टैक्स जो है वो रेसिपिएंट से लेके गवर्नमेंट को देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि कमेंसमेंट
पहली सर्विस से लेके टर्मिनेशन आखिरी सर्विस तक वो सर्विस टैक्सेबल सर्विस कहलाती है, जो पंजाब से जनरेट हो, पंजाब से दी जाए किसी को भी, और सेकंड स्केड्यूल के अंदर वो सर्विस लिस्टेड हो, तो ऐसी सर्विस को टैक्सेबल सर्विस कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। This subsection deals with the services provided by a person regardless whether such services are provided to a resident person or a non-resident person। तो यहाँ पे हमने ये बात पढ़ी थी कि सर्विसेज प्रोवाइडर जो है वो पंजाब में होगा। तो रेजिडेंट का मतलब ये है कि ऐसा बंदा जो पंजाब का रिहायशी है, पंजाब में रहने वाला है, और नॉन रेजिडेंट का मतलब जो पंजाब में नहीं रह रहा, पंजाब का रिहायशी नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि सर्विस प्रोवाइडर तो खुद रेजिडेंट होगा, लेकिन वो जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके जो कस्टमर्स हैं बेशक वो पंजाब के अंदर नहीं है, बेशक वो पंजाब से बाहर हैं, किसी सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, जहाँ से भी हैं, फिर भी उसकी सर्विसेज टैक्सेबल सर्विसेज ही कहलाएंगी, उस पे टैक्स लगेगा क्योंकि वो सर्विसेज पंजाब से दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जब एक बंदा पंजाब में बैठ के सर्विसेज दे रहा है और टैक्सेबल सर्विसेज हैं, तो चाहे वो पंजाब के रेजिडेंट को दे या पंजाब के किसी रेजिडेंट को ना दे, बाहर पंजाब से बाहर किसी कराची में देता रहे, तो फिर भी वो सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल ही रहेंगी और उन पे टैक्स लगेगा। ठीक है जी, ये सिंपल सी बात थी। इफ़ अ सर्विस लिस्टेड इन द सेकंड स्केड्यूल इज़ प्रोवाइडेड टू अ रेजिडेंट पर्सन बाई अ नॉन रेजिडेंट पर्सन इन द कोर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये नेक्स्ट सिचुएशन आ गई है, ये उल्ट सिचुएशन है। इसमें वो क्या कह रहा है कि सेकंड स्केड्यूल के अंदर जो सर्विस लिस्टेड है वो कोई प्रोवाइड की जाती है टू अ रेजिडेंट पर्सन, पंजाब के रहने वाले किसी कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है बाई अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, लेकिन जो देने वाला है वो रेजिडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है पंजाब से बाहर है, सिंध के अंदर है, कराची के अंदर है, या फिर KPK के अंदर है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज किसको दे रहा है, पंजाब के रेजिडेंट बंदे को, पंजाब के अंदर वो सर्विसेज दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उसकी सर्विसेज क्या हैं, टैक्सेबल कहलाएंगी, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो ये दोनों सिचुएशन आपने देखनी है कि एक दूसरे के उल्ट है। पहली सिचुएशन हमने क्या पढ़ी थी कि बिजनेस पंजाब के अंदर होगा और वो सर्विसेज किसी बाहर के बशिंदे को दे रहा है, फिर भी टैक्सेबल है। अब बिजनेस बाहर है लेकिन वो सर्विसेज पंजाब के लोगों को दे रहा है, फिर भी टैक्सेबल है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि टैक्सेबल सर्विसेज जो हैं वो रेजिडेंट लोग, जो कस्टमर हैं वो रेजिडेंट होंगे, फिर भी टैक्सेबल रहेंगी, अगर बिजनेस रेजिडेंट होगा फिर भी टैक्सेबल रहेंगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंक्लूडिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन, वही बात है, ऑफ एक्टिविटी, इट शैल बी ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सर्विस। इसकी एक्सप्लेनेशन में वो फिर बता रहा है, दिस सब सेक्शन डील्स विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। नॉन रेजिडेंट मैंने बताया कि पंजाब से बाहर कोई बंदा बैठ के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू अ रेजिडेंट पर्सन, पंजाब के लोगों को, वेदर आर नॉट द एंड कस्टमर इफ़ एनी ऑफ सच सर्विसेज आर आइडेंटिफाइबल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट आर रूल्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस बंदे को ढूंढते फिरें और उसको आइडेंटिफाई करें, सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन अगर रेजिडेंट पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पंजाब के लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल सर्विसेज कहलाएंगी। तो यहाँ से MCQs बन सकता है कि अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट हो और वो रेजिडेंट को सर्विसेज दे रहा हो तो वो टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी, तो आपने कह देना है कि होंगी। और अगर कोई बंदा रेजिडेंट हो और वो नॉन रेजिडेंट को सर्विस दे रहा हो तो फिर टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी, फिर भी होंगी। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड है जी, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 वेयर अ पर्सन हैज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस आर प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पंजाब एंड एन अदर आउटसाइड द पंजाब। अब एक और सिचुएशन आ गई है कि एक पर्सन के दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस उसने पंजाब के अंदर रजिस्टर करवाया हुआ है और दूसरा बिजनेस उसने फॉर एग्जांपल किसी और प्रोविंस सिंध के अंदर रजिस्टर करवाया हुआ है। The registered office or place of the business in Punjab and that outside the Punjab shall be treated as a separate legal persons। इसमें ये होगा कि जो पंजाब वाला है उसको सेपरेटली डील किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, और जो पंजाब से बाहर है उसको सेपरेट ट्रीट किया जाएगा।
ठीक है। उसमें ये होता है कि जो पंजाब के अंदर है वो अगर पंजाब से बाहर भी सर्विसेज दे रहा होगा फिर भी वो टैक्सेबल सर्विसेज होंगी, क्योंकि उसकी लोकेशन पंजाब में है, ठीक है। अगर उसका जो पंजाब से बाहर वाला बिजनेस है वो पंजाब के अंदर सर्विसेज दे रहा है तो फिर भी उसकी टैक्सेबल सर्विसेज होंगी। अगर पंजाब के अंदर नहीं दे रहा फिर तो ठीक है। अगर वो सर्विसेज पंजाब के अंदर ही दे रहा है बाहर से बैठ के तो फिर भी उसकी सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल होंगी। लेकिन इनको ट्रीट अलग अलग किया जाएगा, ये नहीं कि उन दोनों को इकट्ठा ट्रीट किया जाए, ठीक है। दोनों बिजनेसेस को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा और उनकी जो सर्विसेज हैं उनको टैक्सेबल तभी करार दिया जाएगा अगर वो सर्विसेज पंजाब के अंदर यूज़ होती हैं या वो सर्विसेज पंजाब से जनरेट होकर पंजाब से बाहर भी यूज़ होती हैं फिर भी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 4, द अथॉरिटी में विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट के अप्रूवल से अथॉरिटी जो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन देगी प्रेस्क्राइब रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द कंडीशंस अंडर विच अ पार्टिकुलर सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस शैल बी कंसीडर्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड by a person from his registered office or place of business in the पंजाब। तो ये अथॉरिटी जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर अपना एक नोटिफिकेशन देगी और रूल्स बनाएगी और कंडीशंस बनाएगी कि ये ख़ास सर्विस जो है या क्लास ऑफ सर्विस जो है इसको कंसीडर किया जाएगा एक पर्सन के थ्रू, रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू, कि ये पंजाब के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी का काम, अथॉरिटी को एक पावर दी गई है तो ये आपने ऐसे ही याद रखनी है। सब सेक्शन 5 की बात करें तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस शैल वेयर द कॉन्टेक्स्ट सो रिक्वायर्स इंक्लूड रेंडरिंग, सप्लाई, इनिशिएशन, ओरिजिनेशन, एक्सिक्यूशन, रिसेप्शन, कंजम्पशन और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस वेदर इन होल और इन पार्ट। अब सर्विस प्रोवाइडिंग का मतलब क्या है कि चाहे वो सर्विस रेंडर की गई है, ठीक है, जनरेट की गई है, चाहे वो सब सर्विस दे दी गई है, ठीक है, चाहे वो सर्विस अभी शुरू की गई है, इनिशिएशन का मतलब है शुरू कर दी गई है, ओरिजिनेशन का मतलब है अभी वो सर्विस ओरिजिनेट हुई है, निकली है, एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो गई है, रिसेप्शन, कंजम्पशन और टर्मिनेशन। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर सर्विस के लिए इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब ये है कि वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। तो आपने याद रखना है कि सर्विस जो है वो कब प्रोवाइड की जाती है, तो उसके नीचे ऑप्शन होंगे जब वो सर्विस इनिशिएट हो जाए, ओरिजिनेट हो जाए, एक्सिक्यूट हो जाए, रिसेप्शन हो जाए, कंजप्शन हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए। तो ये सब ऑल ऑफ दीज जो हैं वो क्या हैं, इसके ऑप्शन दुरुस्त होंगे कि सर्विस जब ये इनमें से कोई भी एक्शन होता है तो सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। उसके बाद सब सेक्शन 6 है सर्विसेज मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्केड्यूल आर नॉट एग्जॉस्टिव। जो पहले स्केड्यूल के अंदर सर्विसेज लिखी हुई हैं वो फाइनल नहीं है, उनको चेंज किया जा सकता है। एंड ऑल द सर्विसेज मेंशन्ड इन द सेकंड स्केड्यूल, और जो सर्विसेज सेकंड स्केड्यूल के अंदर मेंशन है रूल्स एंड सर्कुलर्स शैल बी टैक्सेबल सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज जो हैं वो टैक्सेबल सर्विसेज हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि जो भी सर्विसेज सेकंड स्केड्यूल के अंदर लिस्टेड हैं वो टैक्सेबल सर्विसेज हैं। यहाँ तक हो गया जी कंप्लीट बात। अब सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन एंड रिवर्स चेंज इन सर्टन सिचुएशन। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन को हमने पढ़ना है, हमने ये देखना है कि जहाँ से सर्विस ओरिजिनेट हो रही है उसके लिए क्या ऑप्शन है, और इसी तरह हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वेयर अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विस इन प्रोविंस, अगर पर्सन जो है वो कोई भी टैक्सेबल सर्विस प्रोविंस के अंदर प्रोवाइड कर रहा है अदर देन द पंजाब, और वो प्रोविंस पंजाब से कोई और प्रोविंस है, पंजाब नहीं है, but the recipient of such service is resident of the Punjab or is otherwise availing such service in the Punjab and has charged tax accordingly, the person providing such services shall pay the amount of the tax so charged to the government। तो ये वही वाली बात है कि बेशक आपका बिजनेस पंजाब से बाहर है, सिंध में है, लेकिन आप सर्विसेज किसको दे रहे हैं, रेजिडेंट ऑफ पंजाब, पंजाब के लोगों को दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि पंजाब के लोगों से इस एक्ट के तहत जितना भी टैक्स बनता है उन सर्विसेज पे वो लेंगे और उस टैक्स को पंजाब गवर्नमेंट के अंदर पंजाब गवर्नमेंट को सबमिट करवाएंगे वो टैक्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है
where the recipient of taxable service is a person registered under the act। जो बंदा सर्विस ले रहा है वो इस एक्ट के तहत, ये जो पंजाब एक्ट है सेल्स के बारे में, इसके तहत वो रजिस्टर्ड है, उसने खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है। ही शैल डिडक्ट द होल अमाउंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रिसीव्ड एंड पे द सेम विद द गवर्नमेंट। वो क्या करेगा कि वो जो उसके ऊपर उसने क्या है, किसी से सर्विस ली है सिंध में से, ठीक है, अब वो सिंध वाला बंदा जिससे उसने सर्विस ली है वो उसको टैक्स के चार्जेस भी लेना चाहता है उससे, ये जो एक्ट के चार्जेस हैं 16% या जितने भी हैं वो भी लेना चाहता है। लेकिन वो बंदा कहता है कि मैं तो खुद इस एक्ट, ये जो अथॉरिटी है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इसके साथ मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, आप मुझसे ये वाले टैक्स ना ले, मैं ये खुद टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो वहाँ से डिडक्शन ले सकता है, ठीक है, और एक्सेप्शन उसको मिल जाएगी, वो बिज़नेस उससे वो टैक्स चार्ज नहीं करेगा। वो खुद ब खुद क्या करेगा कि जो भी टैक्स बनता हुआ 16% 17% वो खुद जाके क्या करेगा, इस अथॉरिटी को टैक्स जो है वो सबमिट करवा देगा। जर्नल पर्पस क्या, जर्नल जो इसका रूल है वो क्या है कि होता ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, वो रेसिपिएंट से या कस्टमर से टैक्स चार्ज कर लेता है, ठीक है। टैक्स चार्ज करने के बाद वो जो इस एक्ट का टैक्स है वो फिर उसने फाइल करवाना होता है, मतलब सबमिट करवाना होता है पंजाब गवर्नमेंट को, ठीक है। तो लेकिन अगर वो बंदा ऑलरेडी क्या है, रजिस्टर्ड है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ, तो फिर सूरत हाल ये हो जाएगी कि वो उसने उस कंपनी को या जो भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसको पे नहीं करना, वो खुद ब खुद खुद जाके जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी को अपने हिस्से का टैक्स जो है वो पे कर देगा। उसके बाद है थर्ड, वेयर अ पर्सन इज प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज मोर देन वन प्रोविंस और टेरिटरी इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द पंजाब, सच पर्सन shall be liable to pay tax to the government to the extent the tax is charged from a person resident in the Punjab or from a person who is otherwise availing such services in the Punjab। अच्छा, आपने ये जो थर्ड सब सेक्शन है इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बिज़नेस है पाकिस्तान के एक टेरिटरी से ज़्यादा, मतलब किसी का बिज़नेस है पंजाब में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी, ठीक है, डिफरेंट टेरिटरीज़ के अंदर डिफरेंट एरियाज़ पाकिस्तान के जो हैं वहाँ पे उसका बिज़नेस है। अब वो जो सर्विसेज पंजाब के अंदर प्रोवाइड कर रहा है पंजाब के लोगों को, या फिर कोई बाहर से लोग भी आए हुए हैं और वो पंजाब में हैं, तो पंजाब में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उस पे जो इस एक्ट के तहत उन सर्विसेज को टैक्सेबल सर्विसेज कंसीडर किया जाएगा और उन पे टैक्स भी लिया जाएगा, ठीक है, इस एक्ट के तहत टैक्स लेके, और वो पंजाब को सबमिट करवाया जाएगा, ठीक है। बिजनेस तो उसका पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन जो सर्विसेज उसने पंजाब में दी हैं उन सर्विसेज का टैक्स वो पंजाब को ही देगा, ठीक। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जिस प्रोविंस से आपने सर्विसेज जिस प्रोविंस में दी हैं उस प्रोविंस का वो हिस्सा बनता है, उस प्रोविंस का ये हक बनता है कि उसका टैक्स उसी को मिले, ठीक है जी। तो ये बात वही है कि चाहे आपका बिज़नेस पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन अगर आप पंजाब में सर्विसेज दे रहे हैं और पंजाब के लोगों को दे रहे हैं या पंजाब के अंदर मौजूद लोगों को दे रहे हैं, तो आपने जितनी भी सर्विसेज पंजाब में दी हैं उसका टैक्स आपने पंजाब गवर्नमेंट को जमा करवाना है। उसके बाद फोर्थ है, वेयर रेंडरिंग ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस ओरिजिनेट फ्रॉम द पंजाब बट टर्मिनेट्स आउटसाइड पाकिस्तान। अब ये एक और सिचुएशन आ गई कि जो टैक्सेबल सर्विसेज हैं वो दी तो पंजाब से जा रही हैं, ठीक है, ऑफिस जो है आपका बिजनेस जो है वो पंजाब के अंदर है, लेकिन वो सर्विसेज पंजाब से बाहर दी जा रही, पाकिस्तान से भी बाहर दी जा रही। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कॉल सेंटर्स हैं वो यूएसए को टारगेट करते हैं, इसी तरह यूके को टारगेट करते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ जो पाकिस्तान से बाहर है उनको टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि पंजाब के अंदर लोकेटेड हैं, ठीक है, और वो टारगेट किसको कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं। सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन सच सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। तो ऐसे लोगों ने भी क्या करना है जी, टैक्स गवर्नमेंट को देना है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये है
कि जो भी पंजाब के अंदर बैठ के आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर भी किसी को प्रोवाइड करते हैं, तो आपने पंजाब गवर्नमेंट को जितना टैक्स उस सर्विस के ऊपर लगता होगा, जो टैक्सेबल सर्विसेज होंगी, उसका टैक्स आपने पंजाब गवर्नमेंट को पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 5th पॉइंट, वेयर अ टैक्सेबल सर्विस ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान। अब ये उल्ट है कि सर्विस जो है वो पाकिस्तान से बाहर कोई कंपनी बैठी है और वो सर्विसेज दे रही है पंजाब के अंदर, बट इट रिसीव्ड आर टर्मिनेशन इन द पंजाब। तो सर्विसेज जो टैक्सेबल हैं वो दी पंजाब के अंदर जा रही हैं, ठीक है। मतलब ओरिजिनल कंपनी फॉर एग्जांपल कोई KFC है या फिर कोई नेस्ले है, वो उनका जो ओरिजिनल कंपनी है वो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन वो अपनी सर्विसेज कहाँ पे दे रही है, पंजाब के अंदर दे रही है। ऐसी सिचुएशन में द रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विस शैल बी लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब ये जो टैक्स है वो कौन पे करेगा? कंपनी तो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं, पंजाब के अंदर भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, वो तो है ही बाहर। तो उस कंपनी से आप बाहर वाले मुल्क में जाकर तो टैक्स नहीं ना ले सकते। तो वो जो रेसिपिएंट है, जिसने सर्विस रिसीव की है, वो टैक्स देगा, ठीक है। जनरल रूल क्या है कि जनरल रूल ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कस्टमर से टैक्स ले लेता है और लेने के बाद वो पे कर देता है, किसको? गवर्नमेंट को देता है, सबमिट करवाता है वो वाला टैक्स। लेकिन चूंकि वो कंपनी ही पाकिस्तान में नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, और वो ये है कि चूंकि कंपनी पाकिस्तान से बाहर है, तो टैक्स पे करने के लिए जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने सर्विस ली है वो खुद टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 6 है, द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 शैल बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, ये जो जिन लोगों ने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है ना, ये जो हमने ऊपर सारे पढ़े हैं डिफरेंट लोग जिन्होंने टैक्स पे करना है, उनको पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के साथ उन्होंने खुद को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाएंगे तो उसके बाद ही वो टैक्स गवर्नमेंट को दे पाएंगे ना। तो ये एक कंडीशन है कि पहले रजिस्टर भी करवाना ज़रूरी है। उसके बाद सब सेक्शन 7 है, ऑल द क्वेश्चंस आर डिस्प्यूट्स। कोई भी झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन। ये जो हमने ऊपर प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, इसके हवाले से अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, given in this section shall be resolved in term of already recorded understanding between the federal government and the provincial government। तो उनको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ये टर्म्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने खुद आपस में तय की हुई हैं, उसके मुताबिक उनको रिजॉल्व किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्ड जर्नल सेल्स टैक्स प्रोवाइडेड दैट pendency of such question or dispute shall not absolve the concerned person from his obligation to deposit। अच्छा, ये जो आपने याद रखना है कि ये सारे मसाइल जो है वो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत और ये जो जर्नल सेल्स टैक्स जो है इसके अंदर जो रिफॉर्म की गई है उसके तहत ये डिस्प्यूट सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस बंदे पे टैक्स लगा है उसको वो टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसने वो टैक्स देना ही देना है, और जो रिजॉल्व है उसका जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा उन टर्म्स एंड कंडीशंस और रूल्स के मुताबिक जो तयशुदा हैं, ठीक है जी। उसके बाद सब सेक्शन 8 है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर द रूल्स एंड द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई स्पेशल प्रोसीजर टू रेगुलेट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये प्रोविजन है इस सेक्शन की वो अप्लाई होंगी हर कहीं, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कोई स्पेशल रूल्स बना के और रेगुलेशन बना के जो है वो इस सेक्शन के प्रोविजंस को मॉडिफाई भी कर सकती है। उसके बाद है जी सेक्शन 5, अमेंडमेंट इन द सेकंड स्केड्यूल। जो सेकंड स्केड्यूल है उसके अंदर चेंजेस, मतलब उसके अंदर अगर आपने टैक्स की रेट को चेंज करना है या किसी भी जो आपकी सर्विस है उसको चेंज करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, किसके पास वो इख्तियार है, वो देखते हैं कैसे होगी।
द गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, गवर्नमेंट सबसे पहले ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन जारी करेगी मेक एन अमेंडमेंट इन द सेकंड स्केजुअल में अमेंडमेंट करने के लिए बाई मॉडिफाइंग एडिंग और डिलीटिंग, जिसमें वो मॉडिफाई कर सकती है, रेट्स को चेंज कर सकती है, रेट्स को ऐड कर सकती है, डिलीट कर सकती है, किसी भी सर्विस को ऐड या डिलीट, एनी एंट्री और एंट्रीज विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन, if any description of any service or class of services and the rate or rates of the tax chargeable on any service or class of service not exceeding the minimum rate prescribed in the अच्छा, ये आपने याद रखना है कि अगर आप सेकंड स्केजुअल के अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं, किसी भी एंट्री को, किसी भी सर्विस को चेंज करना चाहते हैं, रेट को चेंज करना चाहते हैं, सर्विस को डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या करना है, नोटिफिकेशन देना है ऑफिशियल गैजेट के अंदर, और उसके बाद उसने क्या करना है कि उसको चेंज कर देना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम रेट जो सेकंड स्केजुअल में बताया गया है उससे कम नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल 16% स्टैंडर्ड रेट है, तो 16% अमेंडमेंट करने के बाद 16 से 17 तो हो सकता है, 15 नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद है जी सब सेक्शन 2, अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के अंदर ही वो डेट बता दी जाएगी जब से ये जो अमेंडमेंट है वो लागू होगी। बट सच डेट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑन विच द नोटिफिकेशन इज़ पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब ये कि अगर वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के अंदर 25 तारीख को पब्लिश होना है, तो वो जो आपने अमेंडमेंट की है वो 24 तारीख से लागू नहीं हो सकती। ये जो कॉमन सेंस की बात है कि वो 26 तारीख को ही लागू होगी। पहले नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद जो है वो लागू होगा जो अमेंडमेंट है। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आने से पहले ही नहीं ये हो सकता कि पहले ही कोई चीज़ लागू हो जाए। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है। द गवर्नमेंट शैल एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट। अच्छा, ये अब एक और चीज़ है कि जब भी एनुअल बजट प्रेजेंट किया जाएगा, स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए एनुअल बजट जब भी प्रेजेंट किया जाएगा, ले बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब ऑल द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट। ये जो सारे नोटिफिकेशंस हैं ये प्रोविंशियल असेंबली में उनके सामने रखे जाएंगे बजट जो है वो बजट स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन से पहले। ठीक है जी। इन द सेकंड स्केजुअल ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, उस करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या किया जाएगा कि उसको असेंबली के अंदर भी पेश किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेक्शन 6 है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें हमने देखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती कौन कौन सी है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन वेदर कंटिन्यूसली, कोई भी एक्टिविटी जो कंटिन्यूसली हो रही है, रेगुलरली विद इंटरवल्स, मतलब डे बाई डे हो रही है, और अदरवाइज बाई अ पर्सन दैट इन्वॉल्व्स और इज इंटेंडेड टू इन्वॉल्व द प्रोविजन ऑफ सर्विस टू अनदर पर्सन। मतलब दो लोगों के दरमियान कोई भी लेन देन का मामला कंटिन्यूसली हो रहा हो, रेगुलरली हो रहा हो, तो ऐसे मामले को क्या कहते हैं जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है जी। तो इन सिंपल वर्ड आपने ये याद रखना है कि लेन देन का जो मामला है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इसमें इंक्लूड्स ए है जी, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस है, हमें पता है कि जो भी बिजनेस कारोबार होता है उसमें लेन देन का इशू होता है, तो कोई भी बिजनेस किया जा रहा है तो उसको भी क्या कहेंगे जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंक्लूडिंग अ प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन है, पेशा है, जैसा कि टीचिंग एक प्रोफेशन है। टीचिंग में क्या होता है, आप सर्विसेज, एक टीचर जो है वो सर्विसेज बेचता है, सर्विसेज देता है और उसके बदले क्या लेता है जी, तनख्वाह लेता है। ठीक है। इसी तरह लॉयर है, उसका क्या प्रोफेशन है, वो भी एक वकील है, वकालत उसका प्रोफेशन है, तो वो भी अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लेता है। इसी तरह डॉक्टर है, वो भी अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस लेता है। तो ये प्रोफेशंस जो हैं ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है जी। उसके बाद कॉलिंग का आपको पता है कि आप कॉल के ऊपर कोई भी लेन देन का मामला करें। ट्रेड, आप ट्रेड तिजारत करें, बिजनेस करें, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और अंडरटेकिंग ऑफ एनी काइंड,
या फिर कोई भी किसी भी किस्म की इस तरह की एक्टिविटी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। वेदर आर नॉट द एक्टिविटी इज़ अंडरटेकन फॉर एनी कंसिडरेशन और प्रॉफिट। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बेशक वो एक्टिविटी पैसे के लिए या प्रॉफिट के लिए ना भी हो, फिर भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर जो है वो किसी को तालीम दे रहा है और उसके माइंड में ये नहीं है कि वो पैसे लेगा या फिर तनख्वाह लेगा, तो क्योंकि उसने तालीम दी है तो ये प्रोफेशन है, और प्रोफेशन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन में आता है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो तनख्वाह ले। ठीक है। इसी तरह कोई वकील है, वो कंसल्टेंसी देता है, तो जब उसने कंसल्टेंसी दे दी किसी को, तो इसका मतलब है उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर ली, बेशक वो पैसे ना ले। इसी तरह बिजनेस है, बिजनेस के अंदर भी बेशक उसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व ना हो, लेकिन एक एक्टिविटी हो रही है तो उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द सप्लाई ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ लीज, लाइसेंस और सच सिमिलर अरेंजमेंट। आप क्या करते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी एक होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? लाइक कार है, गाड़ी है, ट्रक है, इस तरह की चीज़ें जो मूव कर सकती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूव नहीं कर सकती, जैसा कि लैंड है। ठीक है। तो इन लैंड को, ज़मीन को या गाड़ी को लीज़ पे देना, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब लीज़ क्या होता है? लीज़ बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी को या अपनी ज़मीन को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए किसी को दे देते हैं और उसके नतीजे में पैसे ले लेते हैं। ठीक है। आज से पहले ना ज़मीनें जो थी ना, ज़मीनें वो भी लीज़ पे दी जाती हैं। उसमें क्या होता है, 30 साल, 50 साल, 100 साल के लिए ज़मीन किसी को दे दी जाती है। उसमें ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ आपको क्या है कि जैसे रेंट पे दी जाती है उसी तरह लीज़ पे दी जाती है। 30 साल के लिए दे दी गई और उसके एक ख़ास अमाउंट जो है उनसे ले ली जाती है। फिर वो 30 साल उसके ऊपर जो एक्टिविटी करे वो उसको अलाउ होती है। 30 साल के बाद फिर अगेन उसने जो है वो अपना लीज़ का एग्रीमेंट है उसको रीन्यू करना होता है। ठीक है जी। तो ये लीज़ का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लाइसेंस है। लाइसेंस का मतलब है किसी को आपने परमिट दे दिया है, इजाज़त दे दी है अपनी गाड़ी 5 दिन के लिए यूज़ करने के लिए, 6 दिन के लिए यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसी तरह की कोई भी अरेंजमेंट हो तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमें पता चल गया कि बिज़नेस हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, कॉलिंग, ट्रेड या फिर इस तरह का कोई भी अंडरटेकिंग जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। इसी तरह लीज़, लाइसेंस, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़रूरी नहीं है कि उसमें पैसा इन्वॉल्व हो, कंसिडरेशन या फिर प्रॉफिट इन्वॉल्व हो। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद सी पॉइंट है, अ वन टाइम ट्रांजैक्शन आर कंसर्न इन नेचर ऑफ अ बिजनेस आर ट्रेड। अब ये वन टाइम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आप उसको बेचना चाहते हैं। अब आपका बिजनेस तो नहीं है ना, आप एक घरेलू बंदे, आप मोटरसाइकिल चला रहे थे 30 साल से, अब आपका दिल किया इसको बेच के मैं कोई नया मोटरसाइकिल लेता हूँ। तो आपका ना बिजनेस है ये, ना आपका ये प्रोफेशन है, ना आपकी ये कोई जो है वो लीज़ पे किसी को दे रहे हैं। इनमें से कोई सिचुएशन नहीं है, ये एक डिफरेंट सिचुएशन है। ये वन टाइम सिचुएशन है जिसमें आपने अपना मोटरसाइकिल बेच दिया और ये जो बेचने की आपने एक्टिविटी की है इसको भी क्या कहेंगे जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है जी। तो ये होती है वन टाइम ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस या ट्रेड से मिलती जुलती होती है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है सब सेक्शन 2, एनीथिंग डन आर अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट आर टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शैल बी कंस्ट्रूड एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ये कि कोई भी काम जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान किया जाएगा उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा करार दिया जाएगा। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपने एक मोटरसाइकिल बेचना था तो आप उस मोटरसाइकिल को आपने क्या किया, आप किसी दुकान पे लेके गए या किसी ऐसी जगह पे लेके गए, किसी डेरे पे लेके चले गए और वहाँ पे जाके आपने लोगों को बताया कि मैं ये मोटरसाइकिल बेचने लगा हूँ। तो ये जो सारा आपने एक प्रोसेस किया है, ये सारा प्रोसेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा करार दिया जाता है।
उसके बाद थर्ड है जी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या चीज़ें शामिल नहीं है, एक्सेप्शन क्या हैं। पहली है द एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू द एम्प्लॉयर। किसी ने, एक बंदा जो है, एक एम्प्लॉयर है, उसने एक अपना मुलाजिम रखा हुआ है और मुलाजिम जो है वो अपने बॉस को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो मुलाजिम अपने बॉस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है, उसने एक मुलाजिम रखा है अपने घर की सफाई के लिए, तो वो जो मुलाजिम का काम है उसके घर की सफाई करना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। उसके बाद अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट और हॉबी ऑफ एन इंडिविजुअल। याद रखना है आपने कि कोई भी प्राइवेट काम है, कोई भी हॉबी है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं। किसी की हॉबी है गार्डनिंग करना, तो अब ये गार्डनिंग का प्रोसेस आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तो नहीं ना करार दे सकते। तो किसी की हॉबी है कुकिंग करना, तो वो कुकिंग जो है वो क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर नहीं की जा सकी। या फिर कोई क्या करता है, रिक्रिएशनल बाहर कहीं घूमने फिरने चला जाता है, तो वो भी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करार नहीं दी जाए। दो एक्सेप्शंस है। पहली एक्सेप्शन क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय सर्वेंट जो है अपने बॉस को जो सर्विसेज दे रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, और दूसरा प्राइवेट रिक्रिएशनल परसूट या फिर कोई हॉबी जो है किसी भी बंदे की, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंसीडर नहीं होती। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद सेवंथ है, सेक्शन नंबर 7, वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस। अब वैल्यू क्या होती है वो हम इसमें देखेंगे, कैसे कैलकुलेट होती है वो भी देखेंगे। द वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस इज द ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन। ग्रॉस अमाउंट का मतलब ये है कि टोटल अमाउंट। ठीक है, कंसीडरेशन क्या होता है, पैसा होता है जो भी आपको अमाउंट मिलने वाली है। बाई वट यूर नेम कार्ड सच एज चार्ज और प्राइस, मतलब आपने किसी को सर्विस दी और उस सर्विस के नतीजे में जितना पैसा आपको मिला, ग्रॉस अमाउंट, टोटल अमाउंट जो आपने ली, उस अमाउंट को कहते हैं वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस। चाहे आप उसको चार्जेस का नाम दे दें या उसको प्राइस का नाम दे दें, सर्विस की प्राइस का, तो जो भी नाम दें, बहरहाल जो टोटल प्राइस आप रिसीव करते हैं उसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस। नेक्स्ट, इन मनी, ये पैसे में होती है। ये आपने याद रखना है कि वैल्यू हमेशा किस में होती है, इन मनी होती है, पैसे की सूरत में होती है। ठीक है, कोई बंदा अगर किसी को गाड़ी की सूरत में देता है तो वो नहीं होती, वो हम आगे जाके इसकी सिचुएशन देखेंगे। तो यहाँ पे आपने ये माइंड में रखना है कि वैल्यू हमेशा कैलकुलेट पैसे, मनी, रकम की सूरत में कैलकुलेट की जाती है। इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, द फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज़, टैक्सेस एंड चार्जेस। ये आपने याद रखना है कि जब भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस आप काउंट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो ग्रॉस अमाउंट होगी। ठीक है, और वो ग्रॉस अमाउंट जो है उसके अंदर 2-3 चीज़ें और भी शामिल होंगी। एक तो फेडरल ड्यूटीज़ होंगी, कोई फेडरल के टैक्स हैं या ड्यूटीज़ हैं। प्रोविंशियल ड्यूटीज़, टैक्सेस, वो भी शामिल होंगे। उसके अलावा कोई और टैक्सेस हैं या चार्जेस हैं, वो भी उसके अंदर शामिल होंगे। ग्रॉस का मतलब क्या होता है जी, टोटल होता है। टोटल मनी अमाउंट जितनी भी है जिसके अंदर फेडरल, प्रोविंशियल ड्यूटीज़, टैक्सेस या चार्जेस शामिल हैं, उसको क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ अ टैक्सेबल सर्विस। अब फॉर एग्जांपल, आपने एक सर्विस दी, आपके पास एक होटल था और उस होटल के अंदर एक बड़ा सारा हॉल है और उस हॉल का किराया है एक दिन का 1 लाख रुपए। तो आपने ये सर्विस किसी को प्रोवाइड कर दी 1 लाख रुपए, लेकिन उस वो जो सर्विस प्रोवाइड करनी है उस पे फेडरल ड्यूटी जो है वो 5,000 है और उस पे प्रोविंशियल ड्यूटी जो है वो 2,000 है और उस पे जो अदर टैक्सेस हैं या चार्जेस हैं वो 1,000 है। अब क्या हुआ कि आपने उस अगले बंदे से सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, 1 लाख नहीं लेना, आपने क्या लेना है, ग्रॉस अमाउंट लेनी है। ग्रॉस अमाउंट क्या है कि वो 5,000 फेडरल ड्यूटी वाला, 2,000 प्रोविंशियल ड्यूटी वाला, 1,000 चार्जेस वाला, ये टोटल 8,000 जो ये है ये भी 1 लाख के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रॉस अमाउंट का मतलब ये है कि ये जो सारी ड्यूटीज़ वगैरह शामिल करके टोटल अमाउंट जो आप ले रहे हैं
इसको कहते हैं जी ग्रॉस अमाउंट, और यही टैक्सेबल सर्विसेज की वैल्यू होती है। अब होता क्या है, आपकी जो फीस थी वो था 1 लाख, लेकिन आपने अगले बंदे से लिया है 1,08,000 रुपये, जिसके अंदर बाकी चीज़ें टैक्सेस वगैरह भी थे। इसको और आसानी से समझने के लिए क्या है, आप जाते हैं ना होटल पे, आप खाना खाते हैं 2,000 का, साथ जब आपको बिल मिलता है नीचे कुछ टैक्सेस ये वो सारी चीज़ें मिला के 2,500 लिखा होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये ग्रॉस अमाउंट होती है। अब इस ग्रॉस अमाउंट के बाद क्या होता है कि इस 1,08,000 जो एक रेंट था हाल का, उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स? ये जो सेल्स टैक्स है ये अभी नहीं लगा। ये कौन से टैक्स लगे हैं? फेडरल ड्यूटी लगी है, प्रोविंशियल ड्यूटी लगी है, या फिर अदर टैक्सेस चार्जेस लगे हैं। अभी कौन सा टैक्स नहीं लगा? ये जो इस सेल्स टैक्स है, इस एक्ट का टैक्स है, वो अभी नहीं लगा। वो किस पे लगता है? ग्रॉस वैल्यू पे लगता है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस पे लगता है। तो ग्रॉस अमाउंट जो है, हमने सिर्फ फिलहाल क्या फाइंड की है? ग्रॉस अमाउंट। तो ग्रॉस अमाउंट क्या थी? जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फेडरल ड्यूटीज़, प्रोविंशियल ड्यूटीज़ और टैक्सेस एंड चार्जेस, ठीक है जी। ये चीज़ें हमें पता चल गई कि ये है ग्रॉस अमाउंट। इफ़ एनी विच द पर्सन प्रोवाइडिंग अ सर्विस रिसीव्स फ्रॉम द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, मैंने बताया ना कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो सर्विस ख़रीद रहा है, उससे सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ये पैसे सारे रिसीव करता है। टोटल 1,08,000 रुपये वो उनसे लेगा। बट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ टैक्स। अब ये जो इस एक्ट का टैक्स है 16%, वो टैक्स इसके अंदर अभी शामिल नहीं हुआ। ये आपने याद रखना है, ये यहाँ से आप कंफ्यूज होंगे कि ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है। तो ये जो टैक्स है, इसका मतलब ये है कि इस एक्ट का जो 16% टैक्स है वो इसके अंदर ग्रॉस वैल्यू के अंदर शामिल नहीं होता। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज के अंदर ये जो इस एक्ट का टैक्स है वो शामिल नहीं होता। ये आपने माइंड में रखना है। वो दूसरे टैक्सेस हैं जो शामिल होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फेडरल, प्रोविंशियल ड्यूटीज़, टैक्सेस और चार्जेस। बट द टैक्स ऑफ दिस एक्ट, जो सर्विसेज टैक्स है, वो इसके अंदर शामिल नहीं होता। ये आपने याद रखना है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। मैंने आपको बताया ना कि 1,08,000 रुपये का आपने हाल किसी को बुकिंग पे दे दिया। अब जो टैक्स है उसका सेल्स टैक्स वो है 16%। अब 16% जब आप 1,08,000 का 16% निकालेंगे तो वो तकरीबन कोई 17-18 हज़ार बनेगा, ठीक है। अगर आप ये वाली चीज़ें ऐड ना करते, ये फेडरल ड्यूटीज़ और ये वाली चीज़ें, तो वैसे प्राइस कितनी थी? 1 लाख। अब 1 लाख पे जब 16% लगता था तो टैक्स कम आता था। ये आपने समझने की कोशिश करनी है कि 1 लाख पे 16% आता है 16,000 रुपये। लेकिन जब ये चीज़ें ऐड करने के बाद टैक्स लगेगा तो फिर क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा? 17,000, 18,000। आप 16% निकालें 1,08,000 का तो वो ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सब सेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। इन केस द कंसिडरेशन फॉर अ सर्विस इज़ इन काइंड, अगर वो पैसे की सूरत में नहीं है, काइंड की सूरत में है। आर इज़ पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन मनी। काइंड क्या होता है कि किसी ने पैसा नहीं दिया, उसके बदले में कुछ और चीज़ दे दी है, ठीक है। जैसे वो बार्टर सिस्टम होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपसे हॉल वाली, वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक हॉल है और वो आपसे किसी ने रेंट पे लिया और 50,000 रुपये आपको नकद दे दिया और 50,000 का एक लैपटॉप दे दिया आपको। पैसा नहीं दिया, 50,000 रुपये नकद और 50,000 काइंड क्या है जी? लैपटॉप दे दिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द सर्विस शैल मीन द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सर्विस एज डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 8 एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द टैक्स। हमने क्या पढ़ा था कि जो सर्विस की वैल्यू है वो हमेशा पैसे में होगी, काइंड में नहीं हो सकती। तो लेकिन वहाँ पे पेमेंट जो है वो काइंड में भी हो गई है या फिर पैसे में भी मिक्स हो गई है। तो फिर क्या होगा कि ओपन मार्केट की तरफ हम चले जाएंगे, साथ वाला कोई और हाल उसी तरह का देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि अगर वो एक दिन के लिए हाल किराए पे देते हैं तो वो कितने का देते हैं। वो कहेंगे कि हम 1 लाख रुपए का देते हैं। तो बस उसी को रेफरेंस बना के आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपए कंसीडर कर लेंगे उस हॉल का भी जिस हॉल ने
50,000 लिया है और साथ एक लैपटॉप लिया है और उसका 1 लाख और उसके ऊपर फिर वो टैक्स लगेगा। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि हमने हमेशा जो वैल्यू है वो मनी में कैलकुलेट करनी है। हमने वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ओपन मार्केट का सहारा ले लेना है, मार्केट के अंदर जाके पूछ लेना रेट और उसको इसके साथ कंपेयर करके उसी रेट के मुताबिक इनसे भी चार्ज कर उसी रेट के मुताबिक इस सर्विस की वैल्यू भी डिफाइन कर देनी है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड है, in case the person who provides the service and the recipient of the service are associated person। अब ये जो associated person है इसकी हमने बहुत बहस की थी डेफिनेशन के अंदर। वो पर्सन होते हैं जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी हवाले से जुड़े हुए होते हैं, जानने वाले लोग, जिसको हम कहते हैं ना जान पहचान वाले लोग, ताकि वो हम कुछ भी ख़रीदना हो जान पहचान वाले लोग निकालते हैं ताकि उनसे कंसेशन ली जा सके। तो ऐसी सूरत हाल जब भी एक सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस लेने वाला दोनों एसोसिएटेड पर्सन्स हो एंड द सर्विस इज सप्लाइड फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर कंसिडरेशन विच इज लोअर देन द प्राइस एट विच द पर्सन प्रोवाइड्स द सर्विस टू द अदर पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड पर्सन, द वैल्यू ऑफ द सर्विस शैल मीन द प्राइस एट विच द सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द सच अदर पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स। अब ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, वो कह रहे हैं कि अगर प्रोवाइडर सर्विस का और जो जिसने सर्विस लेनी है वो दोनों आपस में एसोसिएटेड है, उनका कोई ताल्लुक़ है, बाप बेटा है या फिर कोई रिश्तेदार निकल आया है, दोस्त निकल आया है, याराना निकल आया है, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो उसको पैसे कम लेगा सर्विस के। ठीक है, अगर एक हॉल की कीमत थी 1 लाख रुपए और वो उसको कहता है चल यार तू 70,000 रुपये दे दे, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट क्या करती है, उन दोनों को आपस में एसोसिएटेड पर्सन मानती है और उसको मानने के बाद वो क्या करती है कि उसको फिर मार्केट के अंदर जाती है, ओपन मार्केट में, और वहाँ पे रेट चेक करती है कि आज का रेट क्या है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। अगर उनको पता चल जाता है कि 1 लाख है और ये बंदा क्या है अपने रिश्तेदार को 70,000 में दे रहा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कंसीडर करेगी, उसको 1 लाख ही कंसीडर करेगी। ठीक है, और उस 1 लाख के हिसाब से गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी। उस सर्विस की वैल्यू जो गवर्नमेंट कंसीडर करेगी वो 1 लाख करेगी ओपन मार्केट में चेक करने के बाद। तो ये भी आपको आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा, इसमें जो वैल्यू में है एक चीज़ बार बार कही जा रही है कि टैक्स इंक्लूड नहीं होता, इस एक्ट का जो टैक्स है 16% वो इंक्लूड नहीं होता, ओरिजिनल प्राइस होती है। इन केस अ पर्सन प्रोवाइड्स अ सर्विस फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर अ कंसिडरेशन विच इज़ लोअर दैन द प्राइस एट विच सच अ सर्विस इज़ प्रोवाइडेड, अगर कोई बंदा जो है वो पैसे लेता ही नहीं है या फिर पैसे कम लेता है जिस पे वो सर्विस प्रोवाइड की जानी थी, बाई सच पर्सन द वैल्यू ऑफ द सर्विस शैल मीन द ओपन मार्केट प्राइस फॉर द सर्विस। वही बात है कि ओपन मार्केट से उसको कंपेयर करके ओपन मार्केट में जो उसकी वैल्यू है वही वैल्यू कंसीडर की जाएगी। इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स, अब ये एक और केस आ गया है कि कुछ ट्रेड डिस्काउंट्स भी दिए जाते हैं। तिजारत के दौरान क्या होता है कि डिस्काउंट्स दिए जाते हैं कि हम आपको, अगर आप ये 5-6 इकट्ठे हमसे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट दिए जाएँ तो फिर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द सर्विस शैल मीन द डिस्काउंटेड प्राइस। अब वैल्यू जो है सर्विस की वो डिस्काउंटेड प्राइस होगी। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल एक जो 5 पीस हैं, 5 शूज़ हैं, उनकी प्राइस है 5 लाख रुपए, ठीक है, और उनकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 4 लाख रुपए है। तो वैल्यू ऑफ सर्विस जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस को काउंट किया जाएगा। अब डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है, 4 लाख, तो वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी है, 4 लाख। ठीक है, ये तो मैंने आपको गुड्स के बारे में बताया। सर्विस के बारे में अगर बताऊं तो एक हाल की कीमत कितनी है, 5 लाख रुपए। एक हाल की 5 दिन की कितनी बुकिंग है, 5 लाख। अगर हम उसको डिस्काउंट अगर वो देते हैं तो वो 4 लाख दे देते हैं। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस कितनी है, 4 लाख। तो 4 लाख जितनी डिस्काउंटेड प्राइस होगी उतनी ही सर्विस की वैल्यू भी कंसीडर की जाएगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्विस की वैल्यू डिस्काउंटेड प्राइस के बराबर होती है। ठीक है जी, अगर डिस्काउंट दिया गया है तो।
एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो ये टैक्स वही बात है कि टैक्स इसमें शामिल नहीं, 16% टैक्स बाद में लगाया जाएगा, ठीक है जी। प्रोवाइडेड द इनवाइस शोज दैट द डिस्काउंटेड प्राइस एंड द रिलेटेड टैक्स एंड द डिस्काउंट अलाउड इज़ इन कन्फर्मिटी विद द कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस। उसके बाद ये भी एक चीज़ है कि जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो डिस्काउंट अलाउ भी होना चाहिए, ठीक है। अपनी तरफ से ना डिस्काउंट देते रहें, जितना डिस्काउंट अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से या बिज़नेस में जितना डिस्काउंट जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है उस हिसाब से डिस्काउंट दिया गया तो फिर ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद 6 है जी, इन केस देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ सर्विस हैज़ नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड इन द इनवाइस or for any special nature of transaction, it is difficult to ascertain the value of service. The value of the service shall be the open. अच्छा, कहीं भी कोई ऐसा केस आ जाता है कि जहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ सर्विस जो है वो पता नहीं लग रही होती, ठीक है, या फिर उन्होंने सही तरह उसको मेंशन नहीं किया, उसको ज़रा गड़बड़ करने की कोशिश की है वैल्यू ऑफ सर्विस को, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसी सर्विस को मार्केट में देख लेना है, मार्केट में जो उसकी प्राइस है वही प्राइस उसकी लगा देनी है। उसके बाद 7 है जी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सब सेक्शन 1 to 6 वेयर द अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी, जहाँ पे अथॉरिटी ज़रूरी समझेगी, इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगी, फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विसेज। तो ये अथॉरिटी के पास पावर है कि वो किसी भी सर्विस की वैल्यू को फिक्स भी कर सकती है। मतलब ये कि अथॉरिटी क्या जलील होती फिरेगी मार्केट में, बार बार एक सर्विस का रेट पूछती फिरेगी, तो वो उसके पास ये पावर भी है कि जिसमें ज़्यादा इशू आ रहा है बार बार वो उसकी जो रेट है वो फिक्स ही कर दे, ठीक है, उस सर्विस की जो वैल्यू है उसको फिक्स ही कर दे, ठीक है जी। वो फिक्स कर सकती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट है उसके अंदर दे के। उसके बाद fix different value for different classes or descriptions of the same or similar type of services को describe भी कर सकती है कि ये एक ही तरह के हैं, सो इनको एक ही तरह के इनकी वैल्यू भी एक ही तरह की होगी, टैक्स भी एक ही तरह का होगा। बट इफ़ द वैल्यू एट विच द सर्विस इज प्रोवाइडेड इज़ हायर देन द वैल्यू फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी, तो अगर ये है कि सर्विसेज की वैल्यू हाई हो, जो अथॉरिटी ने वैल्यू फिक्स की है उससे, द वैल्यू ऑफ द सर्विस शैल अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द अथॉरिटी बी द वैल्यू एट विच द सर्विस इज प्रोवाइडेड, तो फिर वो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द वैल्यू ऑफ द यूटिलिटीज़ आर फैसिलिटीज़। अब ये जो दो चीज़ें हैं यूटिलिटीज़ और फैसिलिटीज़, ये भी देखनी बड़ी ज़रूरी है। If any ancillary to providing of taxable services shall be included in the value of such service। अब ये क्या चीज़, ये क्या कहा जा रहा है, ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल एक हॉल है, वो आपने किसी को किराए पे दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब उस हॉल के अंदर क्या लगी हुई हैं, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं या जनरेटर लगा हुआ है, उसका बिल अलग से आप 50,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। 1 लाख तो हॉल का रेंट था, 50,000 रुपये उन इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उसके अलावा क्या लगा हुआ है उसमें कुछ पार्किंग है, उस पार्किंग के आप अलग से 20,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा आपने इलेक्ट्रिसिटी का और पार्किंग का ये जो फैसिलिटीज़ का बिल चार्ज किया है 70,000 रुपये, ये भी उस सर्विस की वैल्यू के अंदर काउंट होगा, ठीक है जी। अब सर्विस की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वो नहीं रहेगी कि 1 लाख रुपए या फिर फेडरल और प्रोविंशियल और ये सारी चीज़ें ड्यूटीज़, उसमें ये जो आपने फैसिलिटीज़ का चीज़ें भी ऐड की हैं ये भी उसी की वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद है जी, अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट इशू वैल्यूएशन रूल फॉर एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विस। और अथॉरिटी जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन दे के इशू कर सकती है रूल्स और सर्विस या क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए रूल्स या रेगुलेशन फॉर पर्पज ऑफ असेसमेंट और डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द एक्ट एंड प्रेस्क्राइब थ्रेशोल्ड। Parameters, standard, method, formula, criteria are basis for the determination
of value of any taxable service or class of taxable services and the assessment of tax on any services or class of services। तो अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो ये जो है क्राइटेरिया फार्मूला कोई मेथड बना सकती है ताकि वो इन टैक्सेबल सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सके। ठीक है जी। उसके बाद सेक्शन 8 है जी ओपन मार्केट प्राइस। द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ अ सर्विस इज़, ओपन मार्केट प्राइस सर्विस की क्या होती है? द प्राइस द सर्विस वुड फेच इन एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन फ्रीली एंटर्ड इनटू बिटवीन पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड। मतलब एक मार्केट के अंदर दो बंदे आपस में क्या करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो वो जो लेन देन किया है, उन्होंने कोई सर्विस ली है और उसकी जो उन्होंने कॉस्ट पे की है वही उस सर्विस की वैल्यू करार पाएगी, उसी को ओपन मार्केट प्राइस कहा जाएगा। ठीक है जी। बी है इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन एन अमाउंट अंडर पैराग्राफ ए। अगर आप नहीं जान पा रहे कि कितनी अमाउंट है, द प्राइस अ सिमिलर सर्विस would fetch in an open market transaction freely made between person who are not associated person adjusted to take amount of differences between the similar service and the actual service। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे इशू हो गया, फॉर एग्जांपल आपने एक जो कमरा है वो किराए पे दिया है, ठीक है, 10 दिन के लिए और उसकी 10 दिन की प्राइस 10,000 रुपये है, लेकिन एक साथ वाला होटल है और वहाँ पे एक बंदा जो है वो 6 दिन के लिए कमरा किराए पे देता है और उसकी वो प्राइस लेता है 4,000 रुपये। अब यहाँ पे क्या हो गई, मसला पैदा हो गया, डिफरेंट प्राइस, मार्केट प्राइस चेंज हो गई। अब क्या किया जाएगा कि पहला जो था 10 दिन के लिए 10,000 ले रहा था, वो एक दिन का कितना ले रहा था, 1,000। अब जो 6 दिन के लिए 4,000 ले रहा है वो एक दिन का कितना ले रहा है, 1,500 या इतना थोड़ा, मतलब एक दिन का कितना ले रहा है, 800 या 600-700 रुपये। तो ये पैसे जो कम हो गए हैं ये हमने एडजस्ट करना है। किस हिसाब से? जो ज़्यादा पैसों वाला होटल है 1,000 रुपये वाला, उसके हिसाब से हमने क्या कर लेनी है जी, एडजस्टमेंट कर लेनी है और मार्केट प्राइस को तय कर लेना है। Determined on the basis of the market condition prevailing at the time and place at which the service is provided। ये भी याद रखना है कि जब भी आपने मार्केट प्राइस को डिटरमिन करना है तो आपने टाइम भी देखना है और प्रिवेलिंग कंडीशंस भी देखनी है। बाज़ औक़ात ये होता है कि 2026 में प्राइसेस और होती हैं, 2027 में प्राइसेस और होती हैं, जंग के दिनों में प्राइसेस और होती हैं, ठीक है, खुशहाली के दिनों में प्राइसेस हो। तो ये सिचुएशंस आपने देख के मार्केट प्राइस को फाइनल करना है। If the open market price of a service cannot be determined under subsection 1, it may be determined by using any method or formula specified by the authority। फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो अथॉरिटी आपको कोई मेथड या फार्मूला बता देगी और उस फार्मूले मेथड को यूज़ करते हुए आपने कैलकुलेट कर लेनी है। एन ऑब्जेक्टिव अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द प्राइस द सर्विस वुड फैच इन एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन फ्रीली बिटवीन पर्सन हु आर नॉट एसोसिएट्स। ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है कि फिर भी कोई इशू होता है तो अथॉरिटी जो है वो एक फार्मूला या कोई मेथड बताएगी, उसके तहत आपने क्या करना है जी, ओपन मार्केट प्राइस को फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद है जी सेक्शन नंबर 9, प्रोविजन ऑफ सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी सर्विस एक ख़ास पीरियड के लिए दी जा रही है तो फिर उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। Where a service is provided over a period of time and payment for the same is made on a periodic basis, the service shall be treated as a comprising 2 or more separate and distinct services, each corresponding to the part of the service to which each separate part of the consideration relates। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि अगर सर्विस 10 साल के लिए दी जानी है, फॉर एग्जांपल एक लॉयर है, वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं 10 साल के लिए आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उस 10 साल के अंदर हर साल मैं आपसे 1 लाख रुपए फीस लूँगा। अब 10 साल की फ़ीस कितनी हो गई, 10 लाख, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा है कि हर साल 1 लाख रुपए लेता रहूँगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम उसने डिफ़ाइन कर दिया है कि हर साल, और प्राइस भी डिफ़ाइन कर दिया 1 लाख। तो इस तरह क्या कंसीडर किया जाएगा
उसकी 10 सर्विसेज कंसीडर की जाएंगी। हर साल की सर्विस को अलग कंसीडर किया जाएगा और उस पर अलग टैक्स लगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब भी एक सर्विस एक ख़ास पीरियड के लिए दी जाती है, मतलब 10 साल के लिए दी जा रही है, और उसके अंदर आपने तय कर लिया है कि अब हर साल या हर 6 माह बाद आपने क्या करना है, एक ख़ास अमाउंट लेनी है। जब आपने वो तयशुदा टाइम पीरियड के अंदर एक ख़ास अमाउंट लेनी है, उसी टाइम आपकी वो एक सर्विस काउंट हो जानी है। ठीक है, और जब एक सर्विस काउंट हो जाएगी तो उस एक सर्विस के ऊपर आपने टैक्स देना है। ठीक है जी, अब 10 साल के लिए है, हर साल आपने क्या करना है, 1 लाख रुपए लेना है, तो आपकी 10 सर्विसेज काउंट होंगी। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। इस सेक्शन 9 के अंदर यही चीज़ बताई गई है। अब इलस्ट्रेशंस हैं, इसकी थोड़ा सा आपको एग्जांपल दी गई है। वेयर अ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर अ 2 ईयर पीरियड एंड पेमेंट इज़ मेड ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस। वो कह रहा है कोई भी सर्विस 2 साल के लिए प्रोवाइड की जानी थी और जो पेमेंट है उसकी सेमी एनुअल, मतलब 6 महीने के अंदर पेमेंट्स होनी थी। 2 साल की सर्विसेज है और हर 6 महीने बाद एक पेमेंट होनी है। अब ये जो हर 6 महीने बाद एक पेमेंट होनी है, इसका मतलब 2 साल के अंदर कितनी पेमेंट होंगी, 4 पेमेंट होंगी। द प्रोविजन ऑफ द सर्विस फॉर ईच 6 मंथ पीरियड कंस्टिट्यूट अ सेपरेट सर्विस। अब ये जो 4 पेमेंट्स हैं, इसका मतलब है 4 सर्विसेज आपने ली हैं। जितनी पेमेंट्स उतनी सर्विसेज। हर 6 माह के बाद एक सर्विस काउंट हो जाएगी, फिर अगले नेक्स्ट 6 माह के बाद एक सर्विसेज, फिर थर्ड सर्विस, फिर फोर्थ सर्विस। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब भी पैसे पेमेंट होती है एक ख़ास पीरियड के अंदर, उस पेमेंट को, उस पीरियड को एक सर्विस पीरियड कहा जाता है और उसी के जो है ऊपर टैक्स लगता है। फिर एक और एग्जांपल दी है, वेयर एन इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड एन इंश्योरेंस पॉलिसी ओवर अ 5 ईयर पीरियड। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी 5 साल के लिए आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है एंड रिसीव्स अ प्रीमियम ऑन एन एनुअल बेसिस, और हर साल वो क्या करती है, प्रीमियम लेती है। प्रीमियम क्या होता है, अपना चार्जेस, जो उसका टैक्स है, जो जितने भी पैसे वो लेती है, जो उसके चार्जेस हैं। ईच प्रीमियम रिलेट्स टू अ सेपरेट सर्विस। 5 साल का प्रीमियम उसने लिया, 5 साल के लिए उसने सर्विस प्रोवाइड करनी है। अब जब भी वो प्रीमियम लेगी, हर साल बाद एक प्रीमियम लेगी, तो वो एक सर्विस काउंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो 5 साल में कितनी सर्विसेज, 5 सर्विसेज। तो ये वही बात है। नोट है जी, द अबव इलस्ट्रेशंस आर मेयरली एक्सप्लेनेटरी एंड शैल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज कंक्लूसिव मैनर व्हाटसोएवर। अच्छा, इसमें ये वही बात बताई गई कि ये जो ऊपर वाली इलस्ट्रेशंस हैं, जो हमने एग्जांपल्स दी हैं, इसको कोई रेफरेंस ना बना ले, ये सिर्फ एग्जांपल्स ही हैं और टेक इट ईजी, इसको आपने सीरियस नहीं लेना, बस ये समझाने के लिए एग्जांपल दी गई हैं। दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू द सर्विसेज फॉर विच पेमेंट इज मेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस की गई है। अब मैंने आपको बताया कि एक 10 साल के लिए सर्विस दी जाती है और 10 साल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर पार्ट के अंदर एक सर्विस भी मिल रही है और उसके चार्जेस भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, जबकि इंस्टॉलमेंट का जो बिज़नेस होता है उसमें क्या होता है कि एक चीज़ आप एक ही दफ़ा ले लेते हैं और उसकी आप इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी अच्छे होटल के अंदर एक रूम बुक किया, उस रूम की प्राइस थी 50,000 रुपये। ठीक है, बुकिंग एक नाइट की। अब आपके पास 50,000 नहीं है, आपका वो जो रूम होटल वाला है वो जानने वाला है, आप उसको कहते हैं कि यार मेरे पास 50,000 तो नहीं है, तुम इस तरह करो कि मुझे ये रूम दे दो और मेरी 5 इंस्टॉलमेंट्स बना दो। 5 इंस्टॉलमेंट्स बना दो जो मैं आने वाले 5 दिनों में आपको 10-10 हज़ार करके दे दूंगा। अब इसमें एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, वो ये पॉइंट है कि उसने सर्विस तो एक दिन में ले ली है, इंस्टॉलमेंट उसने अगले 5 दिन तक देते रहना है बगैर सर्विस लिए। सर्विस ख़त्म हो गई, एक ही दिन में टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन वो फिर भी इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है। तो ये आपने जो फ़र्क है वो समझना है। इंस्टॉलमेंट इसके अंदर इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि
इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि सर्विस आप कंज्यूम कर ली होती है, उसके बाद सिर्फ आप पैसा दे रहे होते हैं, सर्विस नहीं ले रहे होते। जबकि जो ऊपर वाली हमने सारी सिचुएशन पढ़ी है उसमें क्या है कि सर्विसेज भी मिल रही होती हैं हर साल आपको, और हर साल आप पेमेंट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। तो ये आज का जो हमने चैप्टर जो है, पहला चैप्टर वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारा जो मैंने समझाने की कोशिश की है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। और थैंक यू वेरी मच।